Hello everyone and welcome to e-learning from Bihar. On this channel we are discussing the concept of mathematics from basic to advanced level. In that series we have started with the NCERT of class 7. अभी तक हमने अपना टोटल 4 यूनिट कंप्लीट कर लिया है और आज का जो हमारा डिस्कशन का पार्ट होगा दैट इज यूनिट 5 व्हिच इज ऑल अबाउट लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लाइंस किसको कहते हैं, एंगल्स किसको कहते हैं एंड how we are utilizing these lines and angles in geometry। ठीक है, और मैथमेटिक्स में इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा आज का कंटेंट पार्ट होगा उसमें जो मेन फोकस होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन दिस रिलेटेड एंगल, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट लाइंस की कैटेगरी में हम लोग बात करेंगे पेयर ऑफ लाइंस के बारे में, जिसमें इंटरसेक्शन लाइन, ट्रांसवर्सन लाइन और उसके द्वारा जो एंगल बनाया जाता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसके अलावा लास्ट में हम लोग देखेंगे कि सपोज देयर आर टू पैरेलल लाइंस, तो इज देयर एनी कंडीशन सो दैट वी कैन चेक दीज टू लाइंस आर पैरेलल। मींस हम लोग पता कर पाएंगे किसी मेथड के माध्यम से कि ये जो दो लाइन है आइदर दीज टू लाइंस और पैरेलल और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं, बात करते हैं लाइंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक डॉट के बारे में पढ़ा था, दिस इज डॉट और पॉइंट। ठीक है, पॉइंट हम लोग किसको बोलते हैं, दिस इज जस्ट अ पॉइंट। ठीक है, दिस इज अ पॉइंट। तो पॉइंट का मतलब क्या है, जस्ट एक पॉइंट है, ये कुछ ऐसा शेप नहीं ले पा रहा है, कुछ भी बोल सकते हैं इसको कि क्या है। बट इस पॉइंट को जब हम लोग एक साथ ढेर सारा पॉइंट को एक साथ कनेक्ट कर देंगे लाइक दिस, ठीक है, अगर हम लोग कनेक्ट करते जाएंगे तो यू विल बी गेटिंग अ काइंड ऑफ लाइंस। ठीक है, भले वो स्ट्रेट लाइन हो, कर्व लाइन हो, बट क्या है कि व्हेन वी आर ट्राइंग टू एक्यूमुलेट ऑल दीज पॉइंट्स टुगेदर, ठीक है, एकदम साथ साथ वेरी क्लोज क्लोज अगर हम लोग करेंगे तो विल बी एंड अप विथ अ लाइन। ठीक है, तो पॉइंट्स का जो कलेक्शन है उसको हम लोग लाइंस कहते हैं। ठीक है, अले बट इसको मैथमेटिक्स की भाषा में हम लोग क्या करते हैं, लाइंस का क्या मतलब है कि दिस इज स्टार्टिंग एट इनफाइनाइट एंड गोज टिल इनफाइनाइट। मीन्स ना ये कहीं से स्टार्ट हो रहा है और ना ही ये कहीं से खत्म हो रहा है। मीन्स कि ये इनफाइनाइट नंबर है, अगर आप लेफ्ट में चलते जाएं तो आपका स्क्रीन खत्म हो जाएगा, कॉपी खत्म हो जाएगा, बट ये लाइंस खत्म नहीं होनी चाहिए। सेम राइट में भी होगा कि राइट में आप चलते जाएं तो ये कहीं खत्म नहीं होता है। एरो का मतलब ये है कि इसका एंड यहाँ नहीं है, इट विल गो आइदर इन द लेफ्ट डायरेक्शन और इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन, जिसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो इस लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सपोज इस लाइन को, अब इतना बड़ा लाइन है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ हम लोग नाम दे देते हैं, ए और बी बोल देते हैं। ठीक है, ए बी हो गया। तो अब तो उसको अगर ये लाइन है तो हम लोग सिंपली इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इट विल रिप्रेजेंट एज लाइन, लिख के हम लोग ए बी और उसके ऊपर कुछ ऐसा एरो का साइन दे देते हैं लाइन के ऊपर दोनों साइड, जो कि रिप्रेजेंट करता है दिस इज अ लाइन। ठीक है, अब लाइन के साथ एक कंसेप्ट आता है रे। रे क्या है कि अगर इस लाइन का एक पार्ट कहीं फिक्स हो, दैट मीन्स कि इफ द लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर, ठीक है, जो पॉइंट मुझे पता है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सपोज कोई लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और किसी इस डायरेक्शन में सपोज जाते जा रहा है इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट मुझे पता है ए, बिकॉज वी डोंट नो कि वी नो कि ए के पहले लेफ्ट साइड में कुछ भी और जो है सो इसका पार्ट नहीं है। मींस दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, और बी कहीं भी हम लोग मान लेते हैं कि चलो जी बी किसी भी स्टेज पे हम लोग मान सकते हैं, बट एट दिस पॉइंट सपोज कि हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बी यहाँ तक अगर माने तो इसको हम लोग रे बोलते हैं, रे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रे। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, सिंस एक डायरेक्शन मुझे पता है तो एरो, मींस एक स्टार्टिंग पॉइंट मुझे पता है तो एरो विल बी ओनली वन साइड। ठीक है, सिमिलरली ये ऐसा भी हो सकता है कि ये बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा हो और कुछ यहाँ पे जाके, मींस सपोज दिस इज ए स्टार्टिंग पॉइंट, तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बट द मेन पॉइंट ऑफ द रे इज कि वी नो दैट दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ये पता होना चाहिए। और तीसरा होता है सेगमेंट। सेगमेंट हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर एक लाइन जो इनफाइनाइट है, अगर हमें दोनों पॉइंट पता हो,
लाइन के बीच में दोनों पॉइंट पता हो। यहाँ जैसे स्टार्टिंग पॉइंट पता है ना, तो किसी लाइन का अगर स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट पता हो, कि सपोज ए लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम ए और ये बी तक ही जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ठीक है, इसका मुझे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों पता है, क्योंकि ये स्टार्ट ए से हो रहा है और बी पे जाके खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो कुछ और भी हो सकता है, इधर सर्कल हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, बट लाइन के टर्म में हम लोग देखें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए बी बार के बारे में। इसमें क्या है कि एरो किसी भी आइदर स्टार्टिंग में भी नहीं है और एंडिंग में नहीं है। क्यों? क्योंकि वी नो द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द दिस सेगमेंट ऑफ द लाइन। ठीक है, तो सिंपली क्या बोल सकते हैं, सेगमेंट किसको बोलेंगे, सपोज वी हैव 2 पॉइंट, अगर इस 2 पॉइंट को हम लोग मैच मतलब मीट करवा दे एक दूसरे से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम लाइन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो सेगमेंट का रिप्रेजेंटेशन तो अब नाउ यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट रे किसको कहते हैं, लाइन किसको कहते हैं और सेगमेंट किसको कहते हैं। ठीक है, तो एक बार और मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सेगमेंट वो है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट मुझे पता होता है। ठीक है, रे वो है फॉर दोज ओनली वी नो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन, एंडिंग पॉइंट मुझे नहीं पता है, ये इनफाइनाइट तक जा सकता है कहीं भी। और लाइन क्या है कि ये इसका कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, मींस ये इनफाइनाइट से स्टार्ट होके इट विल बी फिनिश्ड एट इनफाइनाइट ओनली। ठीक है, तो लाइन समझ में आ गया, तो अब लाइन को आगे यूज करते हैं, देखते हैं एंगल। ठीक है, तो लाइन से पहले चलिए एक चीज और देखते हैं कि अब सपोज अगर हमें दो सेगमेंट पता है, ठीक है, इफ वी नो द टू सेगमेंट्स, ठीक है, एंगल्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सॉरी हाँ, एंगल्स को, कि अगर सपोज मुझे दो सेगमेंट पता है, दिस इज ए एंड बी, ठीक है, करेक्ट, ये हमारा क्या है, सेगमेंट है। बट अगर हम लोग बात करें कि रे के बारे में, तो सपोज इसको अगर हम लोग ऐसे डिफाइन कर दे, तो ये क्या है, रे है। ठीक है, एक दूसरा रे हम लोग मान लेते हैं कुछ सी और डी। ये रे इसलिए है क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है और कहीं भी इनफाइनाइट पे जाके खत्म हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको अगर समहाउ मैच करवा दे, ठीक है, तो दोनों के बीच में कुछ एंगल बनेगा। ठीक है, सपोज कि ये मेरा एक ये पहले से था, दिस इज ए, जो कि मेरा पहले से था ना, अब मैं इसको क्या करूं, सी को उठा के कुछ यहाँ रख दूं। ठीक है, और ऐसे इस डायरेक्शन में मैं रोटेट कर दे रहा हूँ, सी को क्या कर रहा हूँ, ये इसको रोटेट करके यहाँ ले जा रहा हूँ, तो मेरा डी पार्ट जो है इधर आ जाएगा और ए पार्ट और जो सी पार्ट है वो एक पॉइंट पे क्या कर जा रहा है, कोलैप्स कर जा रहा है। ठीक है, तो अगर किसी भी रे का स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग मैच करवा दें, ठीक है, समहाउ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये क्या कर रहा है, बीच में कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, इस एरिया को इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। ये हम लोग कैसे मेजर करते हैं, आपने देखा होगा कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में ऐसा करके एक जो है सो इक्विपमेंट होता है। ठीक है, इस तरह का देखे होंगे, जिसमें क्या है कि यहाँ जीरो होता है, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स इसमें लिखे रहते हैं। तो हम लोग ये इससे मेजर कर सकते हैं कि दो पॉइंट के बीच में, इस प्रोटेक्टर से, कि दो पॉइंट के बीच में कितना डिग्री का एंगल है। ऐसे करके बहुत सारे लाइंस बने होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, इस प्रोटेक्टर को, ठीक है, एक एक लाइन पे रखेंगे और दूसरा देखेंगे कि कहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, सपोज ऐसा प्रोटेक्टर हमने रखा, ठीक है, इस तरह से रख देंगे और देखेंगे कि दूसरा लाइन कितने डिग्री के एंगल पे होगा, यहाँ एंगल लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एंगल क्या है कि अगर इफ ये समहाउ, ठीक है, टू रेज आर मीटिंग ईच अदर, दे विल फॉर्म अ एंगल। ऐसे भी किया, और क्या हो सकता है कि सपोज सी डी ऐसे है और सी डी को मैं इधर भी ले जा सकूं, यहाँ पे सी ले के आऊं, यहाँ पे डी लेके आऊं, फिर भी ये क्या हो जाएगा, देयर विल बी सम एंगल। ठीक है, और कैसा हो सकता है, ठीक है, सॉरी, ये मेरा बी पार्ट है, ये मेरा ए पार्ट है, अगर मैं इसको कुछ ऐसा रोटेट करके ले आऊं, ठीक है, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, ऐसा भी, तो दिस विल बी ऑल्सो अ एंगल। और इधर से भी देखेंगे तो एक एंगल है ना, क्योंकि हमने क्या बोला कि अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट दो जो रे है, उस रे के स्टार्टिंग पॉइंट को सम हाउ मैच करवा दूं एक जगह पे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो एक एंगल फॉर्म करेगा। एंगल कैसे फॉर्म करेगा, इस दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, तो अब ये जो है सो एंगल का बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट जो है सो डिफिनीशन है हमारे पास। क्या है, एक्यूट एंगल।
ठीक है, तो सबसे आसान तरीका से जो एंगल को हम लोग का देखने का तरीका है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसा 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन एकदम। ठीक है, अगर ये पूरा स्ट्रेट लाइन है तो ये जो एंगल है ये पूरा, ये मेरा 90 डिग्री होगा। किसके किसके बीच में, ये आप ग्राफ पेपर पे एक्स और वाई के बीच में अगर दो परपेंडिकुलर लाइन जिसको 90 डिग्री बोलते हैं तो ये एंगल मेरा 90 डिग्री होगा। इधर वाला भी जो एंगल होगा दिस विल बी ऑल्सो अ 90 डिग्री। ठीक है, ये जो फोर्थ एंगल है दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, तो इस रेफरेंस में हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स को डिसाइड करते हैं। तो राइट एंगल किसको बोलते हैं, इफ, ठीक है, सबसे पहले एक्यूट एंगल की बात कर लेते हैं राइट एंगल से पहले। अगर दो एंगल के बीच, अगर दो रे के बीच में, सपोज एक रे ये है और दूसरा रे ये है, इसके बीच में जो एंगल है, सपोज दिस इज एक्स डिग्री, तो इफ दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री हो गया ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री से एंगल कोई भी कम एंगल होगा तो उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या हो सकता है हमारा, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 39 डिग्री हो सकता है, कुछ भी, जो भी, वट एवर एंगल इज लेस देन 90 डिग्री उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक है, समझ में आया। एक्यूट एंगल और कैसे हो सकता है, यहाँ पे ये है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये एंगल अगर 90 डिग्री से कम है, सपोज 30 डिग्री का एंगल है, दिस इज ऑल्सो एक्यूट एंगल। और इसका एग्जांपल्स क्या हो सकता है, एक्यूट एंगल का एग्जांपल लेंगे तो सपोज कुछ ऐसा, इस तरह का अगर हमें बनाऊं, ठीक है, ये दो लाइन है और ये जो एंगल है, सपोज दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिस इज ऑल्सो एन एक्यूट एंगल। ठीक है, और भी हो सकता है, यहाँ पे एक एंगल है, ठीक है, और सपोज हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो दिस इज ऑल्सो एन एक्यूट एंगल। ठीक है, समझ में आया एक्यूट एंगल कैसे हो सकता है। और इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, बस ये जो दोनों के बीच का एंगल है दिस शुड बी लेस देन, सपोज दिस इज अ 40 डिग्री, तो दिस इज ऑल्सो एन एक्यूट एंगल। ठीक है, समझ में आया। तो एक्यूट एंगल को हम लोग ड्रॉ किसी भी तरह से कर सकते हैं, मीन्स लाइन को हम लोग किसी भी तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं राइट एंगल पे। राइट एंगल किसको बोलते हैं कि इफ द एंगल इज 90 डिग्री, इफ द एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री अगर है तो 90 डिग्री कैसे हो सकता है कि ये आप देखेंगे कि हमेशा एल शेप में होगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा एल शेप में, इसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये ऐसा भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे मेरा एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ये कैसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो अ 90 डिग्री एंगल। ठीक है, दोनों बस एल शेप में दिखना चाहिए, अगर एल शेप, परफेक्ट एल शेप है तो देयर विल बी एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, और कैसा हो सकता है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे देखूं तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है, ये लाइन किधर भी जाए, बट हम लोग को क्या है कि ये अगर कुछ लंबा भी हो सकता है ना, क्योंकि ये तो रे है, ये तो कहीं भी जा सकता है, बट इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक जगह पे है, तो ये एंगल मेरा क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, ये प्रोटेक्टर जो हमारा इक्विपमेंट होता है उसके हेल्प से हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल हो गया 90 डिग्री। समझ में आया कि किसका शेप कैसे कैसे हो सकता है 90 डिग्री। और कभी कभी क्या होगा ना कि आप ऐसे भी देखेंगे, ऐसा नहीं है कि हमेशा 100 हो, सी, अगर ऐसा है, ठीक है, स्टिल ये जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री ना, भले ये रोटेट किया हुआ है बट द एंगल बिटवीन दीज टू रे इज 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो अ राइट एंगल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा आपको परफेक्ट एल ही दिखेगा, ये भी एल है बट दिस इज अ रोटेटेड एल। ठीक है, बट दो, अगर एंगल दो रे के बीच में 90 डिग्री है तो दैट विल बी कॉल्ड एज राइट एंगल। ठीक है, अब आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या बोलेंगे, इफ द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन कितना, 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। तो ऑब्ट्यूस एंगल का एग्जांपल कैसा हो सकता है कि सपोज एक रे ये है, दिस इज वन रे, और अनदर रे क्या है यहाँ, ये 90 से ज्यादा होना चाहिए ना, सी, हमारा 90 का लाइन अगर एल परफेक्ट कर दे तो दिस इज माय 90 का लाइन, तो ये अगर 90 से ज्यादा है, सपोज कुछ ये दिस इज द एंगल, इसको हम लोग कितना 135 डिग्री लिखते हैं, दिस इज अ
क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि ये 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। ठीक है, अगर 180 कोई एंगल होगा तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूज एंगल। और कैसा ऑब्ट्यूज एंगल हम लोग बना सकते हैं? ठीक है, एक तो हमने ये देखा, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल कैसा हो सकता है? कुछ इस तरह का हो सकता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, सपोज इस एंगल का वैल्यू कुछ 140 डिग्री है या 145 डिग्री है। ठीक है, दो रे है, टू रेज ना, देयर आर टू रेज, ये एक अलग है, एक ये अलग है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। ठीक है, ऐसे क्या हो सकता है कि अगर दो ऐसा है, ठीक है, अगर मैं इस एंगल को, ठीक है, ये क्या है? 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, 180 डिग्री से कम हो जाना चाहिए। अगर मैं इस एंगल को मेजर करूं तो क्या होना चाहिए? दिस विल बी एक्यूट एंगल। ठीक है, और इधर का देखेंगे तो ये 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ शेप हो ही नहीं सकता है। दैट मीन्स कि दिस इज नॉट एन ऑब्ट्यूज एंगल, ये कुछ और एंगल होगा। ठीक है, ऐसा बहुत सारा केस हो सकता है। आप इधर से भी मेजर कर सकते हैं कि सपोज ऐसा, और एक एंगल लाइन ऐसा खींच दिए हम लोग। ठीक है, दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन कितना? 180 डिग्री, तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? सपोज दिस एंगल इज कितना? 170 डिग्री अगर है, तो दिस इज ऑल्सो एन ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा? एक्यूट एंगल, इफ द एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, ये एक्यूट एंगल होगा। राइट एंगल क्या है? कि अगर एंगल का एग्जैक्ट वैल्यू 90 डिग्री होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग राइट एंगल बोलेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? कि इफ द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब आते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? कि इफ एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट एंगल का क्या मतलब है? कि अभी तक हमने क्या देखा? कि 90 डिग्री मेरा कहाँ होता है? यहाँ होता है, इस दिस इज ए 90 डिग्री। ठीक है, और ये देखते हैं दिस इज क्या हो जाएगा? एक 90 डिग्री इधर से, ये 90 है, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, बट ये कंप्लीट एंगल को हम लोग देखेंगे तो दिस विल बी कितना? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 180 डिग्री, और ये जो मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है? कि जैसे ही एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाए, दो रे को मिलाने के बाद, दैट विल बी फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल, और उसको उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कैसे? एक लाइन यहाँ से गया, ठीक है, और दूसरा लाइन, लेट मी चेंज द कलर सो दैट इट विल बी विजिबल ब्लैक। अगर दूसरा लाइन कहाँ से हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा मेरा इस दोनों लाइन के बीच में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 180 डिग्री, और स्ट्रेट एंगल कैसा भी हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल समझ में आ गया। रिफ्लेक्स एंगल क्या है? इफ एंगल इज, ठीक है, लेस देन 360 डिग्री बट क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है, ये रिफ्लेक्स एंगल है। कैसे? तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, अभी तक हमने ऐसा लिया था, सपोज दो एंगल है, तो ये मेरा एक छोटा एंगल है, इसको अगर मैं इस डायरेक्शन में मेजर करूं, ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा? सपोज दिस इज कुछ ऐसा मान के चलते हैं, कितना? 250 डिग्री। ठीक है, कैसे? ये इधर वाला एंगल, इधर तो छोटा एंगल होगा, बट इधर साइड से अगर देखेंगे तो ये 250 डिग्री सपोज अगर कोई एंगल है, तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। व्हाई? बिकॉज दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट क्या है? लेस देन 360 डिग्री है। ठीक है, तो इस तरह का एंगल अगर आपको कहीं दिखे, कहीं ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा दिखा, बट इस एंगल का वैल्यू अगर कितना होना चाहिए? कहां से कहां? 180 डिग्री से लेके, ठीक है, और 360 डिग्री के अगर बीच में आएगा, तो दैट एंगल विल बी कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब कंप्लीट एंगल क्या हो रहा है? कंप्लीट एंगल क्या है? इफ द एंगल इज 360 डिग्री, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल। कैसे? सपोज एक मेरा लाइन ये है, ठीक है, और इस दूसरा लाइन क्या है? जस्ट इसी के ऊपर अगर मैं इस तरह से फॉर्म कर दूं, क्या हो जाएगा? जस्ट इसी के ऊपर दूसरा लाइन भी है, यहाँ से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, तो ये एंगल जो होगा, ये दिस इज अ कंप्लीट एंगल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री मींस ये एक कंप्लीट एंगल है। ठीक है, ऐसा क्या हो सकता है? किसी भी डायरेक्शन में, सपोज ऐसा मेरा एक एंगल है, और दूसरा जो मेरा लाइन होगा, सपोज लेट मी चेंज द कलर, अगर ये जस्ट यहाँ से स्टार्ट होके,
ठीक है, जस्ट इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा और दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम होगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे कंप्लीट एंगल। तो अब एक चीज आपने देखा कि अब इसका ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इसका ऑब्जर्वेशन, लेट मी चेंज द कलर। इसका ऑब्जर्वेशन ये है कि यहाँ से सपोज ये मेरा एक लाइन था, ठीक है, अगर दूसरा लाइन कुछ मैं ऐसा लिखते जाऊं तो दिस इज एक्यूट एंगल। ठीक है, ये भी क्या है, मेरा एक्यूट एंगल है क्योंकि 90 डिग्री से छोटा है। दिस इज ऑल्सो एन एक्यूट एंगल। ठीक है, और ये मेरा परफेक्ट 90 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, तो इधर इस एरिया में जो भी एंगल था, दिस इज ए सी एक्यूट। ठीक है, एक्यूट एंगल, और ये परफेक्ट मेरा क्या हो जा रहा है, दिस इज परफेक्ट 90 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या बोले थे, बताओ, इसको हम लोगों ने बोला था राइट एंगल। ठीक है, और जैसे जैसे इधर हम लोग इंक्रीज करते जा रहे हैं तो ये सब क्या हो जा रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल, टिल यहाँ पे आने के बाद हम लोग इसको क्या बोले थे, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो इधर वाला जो पार्ट है, लेट मी चेंज, ठीक है, ये जो एंगल है, सपोज यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट था, इसको हमने क्या बोला था, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल। और जब ये क्या हो रहा है कि 180 के पार कर जा रहा है, ठीक है, कुछ इधर एंगल बन जा रहा है, तो उस एंगल को हम लोगों ने क्या बोला था, इस एंगल को हमने बोला था, कुछ अगर इधर आ जा रहा है तो इस एंगल को अगर मैं यहां से मेजर करूं तो इस एंगल को हमने क्या बोला था, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, और सिमिलरली जब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जा रहे हैं तो उसको हम लोगों ने क्या बोला था, कंप्लीट एंगल। तो आई होप कि एंगल का कंसेप्ट समझ में आया हो। ठीक है, पहले हमारा स्टार्टिंग से एक्यूट एंगल बनेगा, फिर राइट एंगल बनेगा दैट इज 90 डिग्री, फिर हमारा ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, फिर स्ट्रेट एंगल बनेगा जो कि 180 डिग्री होगा, उसके बाद मेरा रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, रिफ्लेक्स एंगल के बाद एक कंप्लीट एंगल बनेगा जो कि 360 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया। तो आई होप कि जो एंगल का कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ हो। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्क्रीन प्रोटेक्टर, जो आपका प्रोटेक्टर होता है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, उसके जो है सो माध्यम से आप उसको क्या कर सकते हैं, यू कैन मेजर दें। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब इस कंसेप्ट को आगे हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है एक दो डिफिनीशन पढ़ते हैं एंगल के बारे में। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। सपोज आपके पास टू एंगल है, एक एंगल ये है, दिस इज वन एंगल। ठीक है, अगर इसको ए बी लूं, और दूसरा एंगल कुछ ऐसा सी डी, दिस इज अनदर एंगल, दिस इज एक्स डिग्री, दिस इज वाई डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब होगा, जब इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो हम लोग उस एंगल को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। दोज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, मींस जो भी दो एंगल है उस दोनों का सम इफ it is equals to 90 degree, then we'll say both those two angles are complementary of each other। ठीक है, बस सिंपल सा कंसेप्ट है। तो एक दो एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं कि सपोज ये क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट एंगल मेरा क्या है, 70 डिग्री है, सेकंड एंगल मेरा क्या है, 20 डिग्री है। तो नाउ वी हैव टू चेक व्हिच पेयर ऑफ एंगल्स इज कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, टू चेक कॉम्प्लीमेंट्री, टू चेक कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो पहला क्या करते हैं, फर्स्ट यहाँ देखते हैं, दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अगर 90 डिग्री के इक्वल है तो मेरा जो फर्स्ट पेयर है 70 और 20 का, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। अब इसी तरह पार्ट 2 देखते हैं, जो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में एक एंगल कितना है, 75 डिग्री, दूसरा एंगल कितना है, 25 डिग्री। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा बोलो, 550 100, ये हमारा क्या हो गया, 100 डिग्री। दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री ना, 100 डिग्री इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। दैट मीन्स कि दिस इज नॉट कॉम्प्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, दिस इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एग्जैक्ट 90 डिग्री होना चाहिए, जो भी दो एंगल हो, अगर दोनों का सम 90 डिग्री है देन इट विल बी कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अदरवाइज इट्स नॉट। अब यहाँ थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में अगर एंगल का हम लोग सम करेंगे तो 48 डिग्री प्लस 52 डिग्री। ठीक है, तो दोनों को सम करने से कितना हो जाएगा, 0, 5 और 4 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, सॉरी, दिस इज 100। अगेन दिस इज 100 डिग्री, तो दिस इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ये देखते हैं फोर्थ वन।
फोर्थ वन में हम लोग सम करते हैं 35 डिग्री प्लस 55 डिग्री, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 550, 538 और 19 90 डिग्री। सी दिस इज द वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट 90 डिग्री ना, तो दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कौन सा वाला कॉम्प्लीमेंट्री था? फोर था और फर्स्ट था, क्योंकि फर्स्ट भी 70 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो समझ में आ गया कि इसमें हमारा क्या है, जो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट एंड फोर्थ, दीज टू आर ओनली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि इस दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो इसके रिवर्स वे में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सपोज एक एंगल 45 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होना चाहिए? तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज वी नो द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो लेट्स कंसीडर अनदर एंगल इज इक्वल टू एक्स डिग्री। ठीक है, एक्स डिग्री तो क्या होना चाहिए, एक्स डिग्री प्लस 45 डिग्री शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें पता है, वी नो द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक एंगल एक्स डिग्री को हमने माना और दूसरा 45 डिग्री था। तो नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन, जो कि हमने सीखा था सिंपल इक्वेशन में कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारा इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 45 का, वो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, अगेन लेट्स कंसीडर अनदर एंगल इज इक्वल टू y डिग्री। तो एज वी नो द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री। क्या लिख सकते हैं इसको, एज वी नो द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो व्हाट डज इट मीन कि हम लोग क्या करेंगे, y डिग्री प्लस, सॉरी दिस इज नॉट नथिंग, y डिग्री प्लस दूसरा एंगल मेरा क्या है 45 डिग्री, सॉरी 65 डिग्री, इट विल गिव एस 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो इसका कितना हो जाएगा 25 डिग्री। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा 25 डिग्री। सिमिलरली थर्ड वन का क्या हो जाएगा, थर्ड वन के लिए हम लोग कैसे सिंपली निकाल सकते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, दिस इज अ सिंपल, कितना हो जाएगा 6, और 8 माइनस 5 3 36 डिग्री। ठीक है, थर्ड का आंसर 36 डिग्री। समझ में आया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं और हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की तरह ही एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है, टू एंगल का अगर सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, तो जो पेयर ऑफ एंगल्स होगा दैट विल बी कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एंगल। सिमिलर, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था कि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए था ना, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में मैं लिख देता हूँ सम इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसका सम क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब जैसे ही दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो दोज टू एंगल्स विल बी सेट टू सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। ये जो कुछ एग्जांपल से देखते हैं कि यहाँ दो एंगल है, फर्स्ट इज 110 डिग्री, सेकंड इज 50 डिग्री, तो वेदर दीज टू एंगल आर सप्लीमेंट्री और नॉट। तो क्या करेंगे, वी विल ऐड 110 प्लस 50 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है 160 डिग्री, दिस इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, तो फर्स्ट इज नॉट सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बोलेंगे। इसको देखते हैं सेकंड वन में क्या करेंगे, 105 डिग्री प्लस 65 डिग्री, इसको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 0
171, दिस इज 170 डिग्री, स्टिल दिस इज सम इज नॉट 180 डिग्री, तो इसको भी क्या बोलेंगे, दैट इंप्लाइज दिस इज नॉट सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, क्लियर है। थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सी, इस दोनों का एंगल का सम 180 डिग्री है, तो व्हाट डज इट मीन, दिस इज क्या, सप्लीमेंट्री एंगल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। अब इस दोनों को ऐड करेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या कंडीशन है कि दिस एंगल शुड बी, सम शुड बी 180 डिग्री, बट यहाँ पे सम कितना हो रहा है, 90 डिग्री। दैट मीन्स कि फोर्थ, दिस इज नॉट सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, बट अगर सम मेरा 90 डिग्री हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बट दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, क्यों कॉम्प्लीमेंट्री क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज सम इज 90 डिग्री, तो दिस इज, दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बट नॉट सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल का जो कंसेप्ट है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। इसी बेसिस पे चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। कैसे, अब जैसे क्या है कि अब रिवर्स वे में क्या दिया रहेगा, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अगर सप्लीमेंट एंगल निकालना है तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स कंसीडर, ठीक है, अनदर एंगल इज इक्वल टू y डिग्री। ठीक है, तो y डिग्री, तो एज वी नो क्या लिख सकते हैं, एज वी नो सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, नहीं सॉरी, सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, y डिग्री प्लस 100 डिग्री, दिस इज सेकंड एंगल ना, इसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, तो दूसरा जो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 100 का, वो कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ठीक है, सिमिलर वे में और भी निकाल सकते हैं। दूसरा एंगल मेरा क्या हो जाएगा, सपोज लेट्स द सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दूसरा मेरा सप्लीमेंट्री एंगल 90 का क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। सिमिलरली थर्ड वन का क्या हो जाएगा, थर्ड वन का निकालने के लिए सिंपली 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री क्या हो जाएगा, ये मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, आप लोग इसको वेरीफाई करेंगे। कितना हो जाएगा, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 5 2, 1, तो ये कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। ठीक है, फोर्थ के लिए सिमिलरली, फोर्थ वन के लिए क्या लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। ठीक है, कितना, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 2 5, 1 माइनस 1 0, 55 डिग्री। तो दीज आर द सप्लीमेंट एंगल ऑफ ईच अदर। ठीक है, क्या क्या सप्लीमेंट होगा, 125 डिग्री एंड 55 डिग्री आर सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर बिकॉज द सम ऑफ दोज टू एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का जो कंसेप्ट है, आई होप कि वो आपको क्लियर हुआ हो। तो चलिए कुछ अपने दिमाग को दोहराइए, और जो ये हमारा क्वेश्चन है कि जिस जस्ट थिंक एंड आंसर, ठीक है, इसको सोचना है और आंसर देना है बेस्ड ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में हमने क्या सीखा था कि दोनों का सम क्या होना चाहिए, टू एंगल्स है ना, दोनों का सम कितना होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, करेक्ट, यही हमने सीखा था कि दो एंगल है, सपोज x डिग्री और y डिग्री, तो दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। अब क्या बोला है, कैन टू एक्यूट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, क्या टू एक्यूट एंगल्स, तो एक्यूट एंगल्स के बारे में हमने क्या बोला था, दिस इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या दो एंगल, एक्यूट एंगल जो है सो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है क्या, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है क्या। ठीक है, अगर इसका सम 90 डिग्री है, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो दूसरा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए, करेक्ट, तभी ये 90 डिग्री होगा। अब क्या है कि जैसे ही y एंगल को बढ़ाएंगे तो
जो मेरा एक्स एंगल है वो क्या हो जाना चाहिए, ऑटोमेटिक कम हो जाना चाहिए, तभी दोनों का सम क्या होगा, मेरा 90 डिग्री हो पाएगा। ठीक है, समझ में आया कि ये x, अगर अब अभी मैंने क्या कर दिया, इसको कम करके सपोज दिस इज 89 डिग्री और इसको 1 डिग्री कर दिया, देन इट विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, और मैं क्या करूं, इसको और कम कर दूं, इसको 80 डिग्री कर दूं और इसको बढ़ा के 10 डिग्री कर दूं, देन इट्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है, दिस इज ऑल्सो लेस देन 90 डिग्री, दिस वैल्यू इज ऑल्सो लेस देन 90 डिग्री, दो एंड बोथ जो x और y है दोनों, अगर एंगल 90 डिग्री से कम है तो दैट विल बी एक्यूट एंगल। यस, तो इसका मतलब जो ये कंसेप्ट है, कैन टू एक्यूट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यस। क्यों यस बोले, ऑफ बिकॉज वी कैन ऐड टू एक्यूट एंगल टू गेट द सम ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, अगर टू एक्यूट एंगल हो गया, उसका सम अगर 90 डिग्री हो जा रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट में देते हैं, कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। अब आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल में। ठीक है, अब ये x डिग्री प्लस y डिग्री, अगर ये 90 डिग्री, अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। ठीक है, x डिग्री प्लस y डिग्री, दो डिफरेंट एंगल, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल ले लेते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल मींस क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, यही हमने सीखा था। ठीक है, तो 90 डिग्री से ग्रेटर, सपोज हम एक 100 डिग्री ले ले रहे हैं, तो अगर x 100 डिग्री हो गया तो मेरा y कितना होना चाहिए, दिस इज ऑलरेडी 90 डिग्री से ज्यादा है। x जो हो गया, सपोज x इज इक्वल टू 100 डिग्री, सपोज, ठीक है, सपोज x इज इक्वल टू 100 डिग्री, जैसे ही एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो गया, तो दूसरा एंगल कैसे जो है सो ये 90 डिग्री में ऐड करेगा। ठीक है, 90 डिग्री कभी हो सकता है क्या, इसका मतलब क्या है कि 100 डिग्री प्लस कुछ भी वैल्यू दैट शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये कंडीशन पॉसिबल है क्या कभी भी, ये तो ऑलरेडी 90 से ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ निगेटिव नंबर हमें ऐड करना पड़ेगा, निगेटिव एंगल ऐड करना पड़ेगा, देन विल बी गेट द 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन जो है, जो ये दूसरा वाला कंडीशन है, दिस इज फॉल्स, क्योंकि ये कंडीशन कभी हो ही नहीं सकता कि अगर 100 डिग्री 90 से ज्यादा हो गया तो दूसरा एंगल निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और तब दोनों का सम जो है सो 90 डिग्री होगा। दैट मीन्स कि दीज टू मीन्स टू ऑब्ट्यूज एंगल कांट बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ठीक है, तीसरा बोल रहा है, कैन टू राइट एंगल बी ए कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ठीक है, थर्ड देखते हैं, राइट एंगल का मीन्स क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम लोग सम देख रहे हैं 90 डिग्री ना, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री दोनों का अगर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। बट व्हाट वी नीड 90 डिग्री, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 ही होना चाहिए, देन ओनली वी कैन से दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, जैसे ही दो राइट एंगल का सम करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स क्या बोलेंगे इसको, कि दीज टू आर नॉट कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। तो आई होप कि ये चीज आप लोग को क्लियर हुआ हो, ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो ये हमने सोचा और देखा। सिमिलरली सेम डिस्कशन हम लोग करते हैं किस पे, सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में हमने क्या बोला था कि सपोज टू एंगल्स x डिग्री प्लस y डिग्री दोनों को सम करे तो इट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, देन ओनली इट विल बी called as supplementary angle to each other। ठीक है, अब आ रहे हैं, कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स हमने क्या बोला था, एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल मींस ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, इसको हम लोगों ने क्या बोला था, ऑब्ट्यूज एंगल बोला था। तो क्या ये दो एंगल मिलके, कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल बी अ सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो क्या करते हैं, चलो दो ले लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल एग्जांपल के तौर पे। फर्स्ट का देखते हैं एग्जांपल, क्या करेंगे कि टू ऑब्ट्यूज एंगल, एक ऑब्ट्यूज एंगल हम सपोज 100 डिग्री ले रहे हैं। ठीक है, करेक्ट, एक अगर मेरा जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो 100 डिग्री है, तो ये क्या होना चाहिए, 100 डिग्री प्लस सम y डिग्री दैट शुड बी इक्वल टू
180 डिग्री ये होना चाहिए ना। अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया देन ओनली वी कैन से दीज टू आर सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो अगर मैं इससे y का वैल्यू निकालूं तो y डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। इज दिस ऑब्ट्यूस एंगल? जो दूसरा निकाला हमने, क्या बोला, एक एंगल सपोज हमने ऑब्ट्यूस निकाला, तो कंडीशन के हिसाब से क्या होना चाहिए कि दूसरा एंगल के साथ जब मैं उसको सम करूं तो वैल्यू शुड बी 180 डिग्री, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पता है हमें, ठीक है। अब अगर मैं दूसरा एंगल जो ये अननोन है इसे मैं फाइंड करूं तो दिस इज 80 डिग्री, ये ठीक है। अगर 80 डिग्री है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। दैट मीन्स कि इफ वी आर कंसिडरिंग वन एंगल एज ऑब्ट्यूस एंगल, तो दूसरा जो एंगल होगा वो बाय डिफॉल्ट एक्यूट एंगल हो जाएगा, देन इट विल बी कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एंगल। ये हमने वेरीफाई किया। इसका मतलब क्या है कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। पहला क्लियर हो गया कैसे किए। दूसरा क्या है, कैन टू एक्यूट एंगल्स बी ए सप्लीमेंट्री एंगल? कैन, तो ठीक है, इसमें क्या करेंगे, चलो इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, लेट्स कंसीडर एन एक्यूट एंगल, ठीक है। कोई भी एंगल हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, 90 डिग्री से जो भी स्मॉलर होगा वी कैन कंसीडर दैट एन एक्यूट एंगल। तो इसको हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, सपोज 80 डिग्री, दिस इज एक्यूट एंगल, लेस देन 90 डिग्री है, तो इसको एक्यूट एंगल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो टू सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, क्या होना चाहिए, फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड अननोन सपोज y डिग्री और x डिग्री, y डिग्री मैंने पहले मान लिया था, तो सपोज दिस इज एन x डिग्री, दैट शुड बी इक्वल्स टू 100 डिग्री, ठीक है। तो इससे जो x का वैल्यू होगा, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, दैट विल बी 100 डिग्री, ठीक है। तो ये दूसरा एंगल क्या बोला, कैन टू एक्यूट एंगल, दूसरा एंगल ये क्या है, दिस इज ग्रेटर देन, ठीक है, क्या बोलेंगे, दिस इज greater than 90 degree, that means second angle is, क्या एंगल इसको बोल सकते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। तो दोनों एक्यूट एंगल से जो है सो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एक अगर एक्यूट एंगल होगा तो सेकंड शुड बी ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट है, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ठीक है। आई होप समझ में आया हो। अब दूसरा बोला, कैन टू राइट एंगल्स विल बी सप्लीमेंट्री एंगल, थर्ड देखते हैं। तो टू राइट एंगल, तो राइट एंगल का वैल्यू, एक राइट एंगल 90 डिग्री, सेकंड राइट एंगल 90 डिग्री, इस दोनों को सम करेंगे, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दिस विल बी 180 डिग्री। सी दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द 180 डिग्री जो कंडीशन हमें चाहिए था, ठीक है। दैट मीन्स कि यस, टू राइट एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारा क्या है, ट्रू। तो अब आई होप कि आपको जो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का जो कंसेप्ट है और कंडीशन है वो समझ में आया हो, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है वो भी आप लोग अब आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में, पेयर ऑफ लाइंस। अब क्या है कि पेयर ऑफ लाइंस मींस क्या है, टू लाइंस, ठीक है, एक ये लाइंस है, सपोज एक ये लाइंस है, पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। ये हमारा क्या है, दिस इज रे, ठीक है, क्योंकि हमारा एक वैल्यू स्टार्ट है, दूसरा एक स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है, ठीक है। पेयर ऑफ लाइंस का मतलब क्या है कि दो डिफरेंट, मींस दो, टू लाइंस विथ एरो, ठीक है, टू लाइंस विथ एरो, ये कहीं से खत्म होके कहीं पे भी समाप्त हो रहा है, मतलब इसका ना अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है और ना ही एंडिंग पॉइंट पता है, दैट इज कॉल्ड एज अ लाइन। ये हमने स्टार्टिंग में देखा था, ये लाइन है। तो अब क्या बोल रहा है कि अगर सपोज समहाउ आप इस दो लाइन को इंटरसेक्ट करवा दो, कैसे कि एक, दिस इज द फर्स्ट लाइन, ठीक है, और दिस इज द सेकेंड लाइन, ठीक है, सी। अगर हम इस दो लाइन को इंटरसेक्ट करवा रहे हैं तो हमें क्या देख रहे हैं, व्हाट वी कैन ऑब्जर्व, वी आर गेटिंग डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स, ठीक है। कैसे दिख रहा है, एक एंगल्स हमें यहाँ दिख रहा है, ठीक है, एक एंगल्स हमें यहाँ दिख रहा है, एक एंगल्स यहाँ दिख रहा है, एक एंगल्स यहाँ दिख रहा है, चार एंगल्स दिख रहा है। क्यों, क्योंकि एंगल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि एंगल कब बनते हैं, जब दो पॉइंट का, सॉरी, दो रे का
स्टार्टिंग पॉइंट एक साथ हो, ठीक है, तो कैसे देखेंगे कि अगर ये लाइन को अगर देखें तो ये एक रे हो जाएगा। अगर इस ये जो कटिंग पॉइंट है, सपोज इसको हमने ओ कंसीडर कर लिया, दिस इज ओ, ठीक है, तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट, सो सी दिस लाइन और दिस लाइन, इस दोनों लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, लाइन नहीं मीन सॉरी रे का, वो एक पॉइंट ओ पे है। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एंगल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, एक एंगल फॉर्म हो गया। सिमिलरली एक एंगल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, किस दो लाइन के माध्यम से, इसके और इसके बीच में, ठीक है। और ये क्या हो गया, इसके और इसके बीच में एक एंगल फॉर्म हो गया, इसके और इसके बीच में एक एंगल फॉर्म हो गया। तो अब इतना सारा एंगल हो गया, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम अभी के लिए क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं एंगल 1, इसका नाम एंगल 2, इसका नाम एंगल 3, इसका नाम एंगल 4, ठीक है, करेक्ट। हमें टोटल कितना एंगल्स मिले, टोटल 4 एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल 4 एंगल्स, ठीक है, टोटल 4 एंगल्स। नाउ अब हमेशा 1 2 3 ऐसा कुछ कन्वीनियंट तो नहीं लगता है ना, तो मैं कुछ नाम दे देता हूँ। नाम कैसे, इस रिप्रेजेंट को कैसे करेंगे कि सपोज ये हमारा पॉइंट ए है, ठीक है, इस लाइन पे कहीं भी एक पॉइंट ए है, इस लाइन पे कहीं भी दूसरा पॉइंट बी है, इस लाइन पे कहीं भी तीसरा पॉइंट सी है, इस लाइन पे कहीं भी चौथा पॉइंट डी है, ठीक है। तो अब जो एंगल 1 है, तो एंगल 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू, सी एंगल 1 देखेंगे कि कैसे बन रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ए से स्टार्ट होके ओ, ओ से डी, देन इट इज फॉर्मिंग एंगल 1। कैसे, एंगल 1 कैसे बन रहा है, सी ऐसे अगर देख सकते हैं ना, दिस इज दिस काइंड ऑफ थिंग, यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे ओ है, उसके बाद इधर मेरा डी है। तो एंगल 1 को, इसी को हमने क्या किया है, एंगल 1 डिफाइन किया है, करेक्ट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होके ए ओ डी, समझ रहे, ए से स्टार्ट हुआ, ओ ओ ओ पे गया, फिर ओ के बाद डी पे गया, ठीक है। और अगर मैं डी पहले लिख दूं तो इसको ऐसे क्या लिख सकता हूं, एंगल डी ओ ए, डी ओ ए, दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंगल। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल को मैथमेटिक्स के फॉर्म में कोई भी नोन टर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा 1 2 3 ऐसा लिखने से पता नहीं चलेगा ना कि कौन सा एंगल है, क्योंकि 1 2 3 ऐसा अगर हमें लाइन पता हो तो, ठीक है। सिमिलरली अब आप लोग बताइए कि एंगल 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एंगल 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी, ठीक है, ए से स्टार्ट हुआ, ये कैसे फॉर्म हो रहा है, दिस इज लाइक दिस ओनली, ठीक है, ऐसा दिख रहा है ना हम लोग, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और दिस इज द ओ पॉइंट, ठीक है, ए ओ बी ऐसा लाइन फॉर्म हो रहा है। तो एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी, बट अगर बी से मैं पहले स्टार्ट करूं तो एंगल बी ओ ए ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड, एंगल 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल 3 को क्या लिख सकते हैं, बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। और इसको क्या लिख सकते हैं, अगर सी से मैं पहले स्टार्ट करूं तो सी ओ बी, ठीक है। एंगल 4 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, एंगल 4 को हम लोग लिख सकते हैं सी ओ डी, एंगल सी ओ डी, और एंगल क्या लिख सकते हैं, डी ओ सी। तो हमने 1 2 3 4 चारों एंगल को डिफाइन कर लिया। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें टोटल विल गेट 4 एंगल्स, ठीक है, 4 एंगल्स मिला हमें, ठीक है, 4 एंगल्स मिला ना। तो अब ये चारों का हमने देख लिया कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट विद द नेम्स, ठीक है। अब इसका कुछ कंडीशन है कि जैसे ही, अब जब प्रोटेक्टर के हेल्प से जब आप लोग इस एंगल को मेजर करेंगे, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, लिख देता हूं मैं स्टार लगा के, इफ टू लाइंस, ठीक है, आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल विल बी इक्वल। इसका क्या मतलब है कि ये दो लाइन अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल मींस क्या हो गया, एंगल 1, ठीक है, विल बी इक्वल टू एंगल 3, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, सेकंड वन, कि ये जो 2 और ये 4 है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, अगर ओ को मैं वर्टेक्स मानता हूँ, एक दूसरे के अपोजिट में क्या है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई होगा, ठीक है। समझ में आया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होगा, कि सपोज मैं क्या कर रहा हूं कि ऐसे अगर मैं इंटरसेक्ट करवा रहा हूं, तो दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल। और अगर मैं इसका कलर चेंज करके कुछ ये कर दे रहा हूं,
तो दीज टू एंगल विल बी ऑल्सो इक्वल, सेम कलर में जो जो एंगल है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट जो भी वर्टेक्स के अपोजिट जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल। तो इस चीज कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखेंगे, जैसे ही दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस एंगल के साथ क्या कंडीशन हो सकता है कि जो दो एडजेसेंट एंगल होगा ना, अब आते हैं थोड़ा जगह है क्या, ट्रांसवर्सल पे आ गया, ठीक है। एडजेसेंट एडजेसेंट एंगल, ठीक है। एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएगा, जो पास पास में है, वन एंड टू, क्या है, एंगल वन एंड एंगल टू, ये हमारा एडजेसेंट एंगल हो गया क्योंकि ये दोनों पास पास है, वन एंड टू एक साथ में है ना। टू और थ्री इज ऑल्सो एडजेसेंट एंगल, एंगल टू एंड एंगल थ्री, ठीक है। सॉरी, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, थ्री एंड फोर ये दोनों साथ साथ है, तो एंगल थ्री एंड एंगल फोर, दीज आर द एडजेसेंट एंगल। और चौथा क्या हो सकता है, एंगल फोर एंड वन, ये क्या हो सकता है, फोर्थ में क्या हो जाएगा, एंगल फोर एंड एंगल वन। दीज फोर आर एडजेसेंट एंगल, ठीक है, जो कि साथ साथ हैं। तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि अगर किसी भी दो एडजेसेंट एंगल को हम लोग सम करेंगे तो दैट सम विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है, कैसे, इसका मतलब क्या है कि हम लोग जब एंगल वन प्लस एंगल टू करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इस चीज को एकदम याद रखेंगे, मैं इसको रेड से रखता हूं, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारा, एंगल वन प्लस टू इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल टू प्लस एंगल थ्री दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। सिमिलरली एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, और क्या हो जाएगा, एंगल फोर प्लस एंगल वन इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारा, और ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समझ में आया कि जैसे ही when two line will intersect then what happens कि जो वर्टेक्स के अपोजिट एंगल है दैट विल बी इक्वल, ठीक है, जो कि हमने यहाँ देखा रेड कलर में नीचे, कि जो रेड कलर से है दैट विल बी इक्वल बिकॉज दोस टू आर अपोजिट, और जो ब्लू कलर में है दैट इज ऑल्सो इक्वल बिकॉज दोस टू आर वर्टिकली अपोजिट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एडजेसेंट एंगल है जैसे वन एंड टू, टू थ्री, दीज आर एडजेसेंट एंगल, तो अगर किसी भी दो एडजेसेंट एंगल को हम लोग सम करेंगे तो दैट सम विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसके लिए, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, कि अगर इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग देन विल बी टोटल फोर एंगल्स, ठीक है। फोर एंगल्स में क्या होगा, दो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे दैट विल बी इक्वल, एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि दोज टू एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल एंगल के बारे में, ठीक है। A line that intersect two or more lines at distinct point is called a transversal angle, ठीक है। A line that intersect, अभी तक हमने क्या देखा था कि only, see, अभी तक हमने ये देखा ना कि एक लाइन को दूसरा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, मींस वन लाइन इज इंटरसेक्टिंग अनदर लाइन ओनली। बट ट्रांसवर्सल के केस में क्या कंडीशन है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस, टू और मोर लाइन से क्या मतलब है कि सपोज एक लाइन इधर है एक लाइन यहाँ है, टू लाइन है, इसको कोई तीसरा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एक हमारा लाइन क्या है, एल है, दूसरा लाइन क्या है, एम है, और इसको पी क्या कर रहा है, पी लाइन इज इंटरसेक्टिंग एल एंड एम बोथ, ठीक है, टू आर मोर लाइंस, ठीक है, एल को भी इंटरसेक्ट कर रहा है और एम को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, करेक्ट। और हमारा जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो क्या है, पी, समझ में आया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। अब देखते हैं ये जो फिगर 5.12 है, क्या ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एल और पी को एम लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। बट जो हमने कंडीशन देखा है उसमें क्या देखा है कि द थर्ड लाइन शुड बी इंटरसेक्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स। यहाँ पे क्या हो रहा है कि L और P, जो भी अगर L M भी लाइन है तो P क्या कर रहा है, सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सी यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट यहाँ है, P इज इंटरसेक्टिंग L एंड M, लिख देता हूं मैं, P इज इंटरसेक्टिंग L एंड M एट डिफरेंट पॉइंट, करेक्ट। बट इस केस में क्या है, P इज इंटरसेक्टिंग, ठीक है, L एंड M एट सेम पॉइंट।
किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो दिस इज नॉट अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, नॉट ट्रांसवर्सल, करेक्ट। और ये क्या है, दिस इज ट्रांसवर्सल। तो इस कंडीशन को याद रखेंगे, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस, ठीक है, थ्री लाइंस भी हो सकता है, जैसे कि ऐसा भी हो सकता है, थ्री लाइंस भी हो सकता है, ओनली वन लाइन, सपोज एल एम एन और पी इज इंटरसेक्टिंग, ठीक है, एल एम एन थ्री लाइंस है और पी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इफ अ लाइन intersects two or more lines at distinct points, see यहाँ पे भी distinct point पे intersect कर रहा है ना, then दिस विल बी कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल, अदरवाइज ये ट्रांसवर्सल नहीं होगा, जो कि हमने देखा इस केस में दिस इज नॉट अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि सपोज हमने क्या देखा था कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे थे तो टोटल हमारे पास चार एंगल बन रहे थे, एक दो तीन चार, ठीक है, एंड वी हैव एनालाइज्ड द डिटेल्स ऑफ दैट एंगल, करेक्ट, कि कैसे कैसे क्या होगा, कौन सा एंगल इक्वल होगा, किसका सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। सिमिलरली अभी देख रहे हैं कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो कितने एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे ही सपोज ये टू लाइंस है, एल एंड एम टू लाइंस है ना, क्या लिख सकते हैं, एल एंड एम, ठीक है, टू लाइंस, P is intersecting, करेक्ट। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे ही दो लाइन, तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे कि व्हाट वी कैन सी कि P एंड L आर इंटरसेक्टिंग, तो यहाँ पे चार एंगल बनेंगे सिंपली, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, जैसा हमने देखा था कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वील गेट फोर एंगल्स, जो कि हमने अभी इधर पढ़ा था, ठीक है, ये पूरा पढ़ा था हमने। सेम वे में अगर यहाँ देखते हैं कि टू लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो वील गेट फोर एंगल्स, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट को अगर हम लोग क्लोजली ऑब्जर्व करें, ट्रांसवर्सल को अगर देखें, तो दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ क्या, ये भी पी, अगर ये लाइन पूरा तो कंप्लीट पी लाइन है ना, तो दिस पॉइंट इज द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन पी एंड एम, तो पी और एम के बीच में जो इंटरसेक्शन हुआ है, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, तो यहाँ पे भी फोर एंगल्स फॉर्म होगा, करेक्ट। ये हमने अभी सीखा है कि इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग विल गेट फोर डिफरेंट एंगल्स, तो उस एंगल को हमने क्या किया, यहाँ पे नाम दे दिया वन टू थ्री फोर। सिमिलरली जो दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट से जो एंगल्स मिल रहा है दैट इज 5 6 7 8, ठीक है। तो अब क्या है कि अब इतना सारा एंगल हो गया ना, तो अब इस एंगल को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो ठीक है, डिफाइन करने के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट नोमेनकल्चर दे दिए हैं कि सम आर इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इंटीरियर एंगल किस किस को बोलेंगे, ठीक है, फर्स्ट वन इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो जो दो लाइन, सपोज दीज टू लाइंस एल एंड एम आर इंटरसेक्टिंग, तो द एंगल्स बिटवीन एल एंड एम लाइंस विल बी कंसिडर्ड एज द इंटीरियर एंगल, ठीक है, द एंगल बिटवीन एल एंड एम लाइंस, तो एंगल एल और एम के बीच में क्या बन रहा है, एक थ्री है एक फोर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल थ्री कोमा एंगल फोर, ठीक है, एंगल 5 and angle 6. These four angles are इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल मींस क्या है कि दीज फोर एंगल्स आर बिटवीन एल एंड एम, एल और एम के बीच में, सी बाकी ये सब तो एल के ऊपर है और ये एम के नीचे है, तो जो एंगल एल और एम के बीच में होगा दैट एंगल विल बी कंसीडर्ड एज द इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो समझ में आया कि एंगल थ्री, एंगल फोर, एंगल फाइव एंड एंगल सिक्स, दीज फोर आर इंटीरियर एंगल। सिमिलरली एक्सटीरियर एंगल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द एंगल्स, ठीक है, जो एंगल क्या होगा, द एंगल्स आउटसाइड ऑफ द एल एंड एम, ठीक है, अगर दिस इज एल लाइन है ना, ये मेरा एल लाइन है, तो एल लाइन के बाहर जो एंगल बनेगा और एम लाइन के बाहर जो एंगल बनेगा दैट एंगल विल बी कंसीडर्ड एज द एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, एंगल वन, एंगल टू, सी ये दोनों बाहर है ना, वन एंड टू बाहर है, ठीक है। सिमिलरली सेवन एंड एट, दिस इज ऑल्सो आउटसाइड ऑफ द एम लाइन, तो सेवन एंड एट, समझ में आया, दीज फोर एंगल्स आर इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब आते हैं पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल, ठीक है। तो पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल क्या होता है कि वन, ठीक है, दीज वन एंड फाइव, ठीक है, वन एंड फाइव, व्हेन P इज इंटरसेक्टिंग L एंड M लाइन, तो दोनों के साथ जो ऊपर का एंगल बन रहा है वन एंड फाइव, ये हमारा क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल, ठीक है, क्या हो जाएगा, वन
एंगल 1 एंड एंगल 5। ठीक है, ऐसा और भी कुछ होगा क्या? यस, सेम वे में एंगल 2 एंड एंगल 6। क्यों हो रहा है? बिकॉज द लाइन P इज इंटरसेक्टिंग L एंड M, और जो करस्पॉन्डेंस एंगल बन रहा है दैट इज इक्वल टू 2 एंड 6। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एंगल 2 एंड एंगल 6। ठीक है, एंगल 2 एंड एंगल 6। और भी कुछ करस्पॉन्डेंस एंगल बन रहा है क्या? यस, क्या करस्पॉन्डेंस एंगल बन रहा है? एंगल 3 एंड एंगल 7 सी, ये दोनों भी बन रहे हैं ना। ठीक है, क्योंकि ये दोनों L और M के साथ ही बन रहा है, इफ द एंगल इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमारा जो तीसरा एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? एंगल 3 एंड एंगल 7। ऐसा ही और भी हो सकता है। यस, दीज 4 एंड 8 ऑल्सो। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल 4 एंड एंगल 8। तो इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे कि एंगल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस क्या हो जाएगा? 1 एंड 5, ठीक है, 2 एंड 6, 3 7 4 8, these are the correspondence angle, means these two are the correspondence angles. Similarly these two are the correspondence angles. 1 2 नहीं होगा, उस चीज पे आपको 1 2 भी होगा, बट ये जो है सो ट्रांसवर्सल से नहीं बन रहा है। ये 1 2 भी करस्पॉन्डेंस एंगल है, बट ये क्या है? ये P एंड L से बना है, ये ट्रांसवर्सल रिलेशन नहीं है इसका। ये तो हमने देखा था कि 2 और 1 2 भी करस्पॉन्डेंस एंगल है, बट ये टू लाइन के इंटरसेक्शन के केस में। ठीक है, बट मीन्स जस्ट सिंपली टू लाइन, अगर ये क्या है कि पेयर ऑफ लाइंस को अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो 1 एंड 5 विल बी द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, समझ में आया? अब आते हैं कि पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या है? सबसे पहले तो क्या वर्ड देख रहे हैं हम लोग? इंटीरियर एंगल। तो जो एंगल होगा दैट विल बी इंटीरियर, मींस 3 4 5 6 में से ही कोई पेयर होगा। ठीक है, पेयर मींस दो एंगल होना चाहिए। तो जो अल्टरनेट एंगल होगा, लेट मी डिलीट दिस। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा वो अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा? ये दोनों 3 एंड 6। ठीक है, these two are the interior alternate interior angle। तो क्या हो जाएगा? अंडर एंगल 3 एंड एंगल 6। दूसरा क्या हो सकता है? सेकेंड वन विल बी एंगल 4 एंड एंगल 5। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एंगल 4 एंड एंगल 5। दीज टू पेयर्स, ये जो पेयर है क्योंकि दो एक साथ है ना, तो दीज टू आर पेयर्स ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? दैट विल बी द बिटवीन एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो हमारा एंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल को हम यहाँ पे सर्कल कर रहे हैं 1 एंड 8। दीज आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या है? एंगल 1 एंड एंगल 8। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? दिस एंगल 2 एंड एंगल 7। करेक्ट, तो ये समझ में आया कि एंगल 2 एंड एंगल 7 आर द पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, करेक्ट। तो इस चीज को एकदम याद रखेंगे और ये पूरा आपको रटा हुआ होना चाहिए कि कौन सा एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, लास्ट देखते हैं कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल लाइन क्या है यहाँ पे? P। तो P के सेम साइड में जो एंगल होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल एंगल हो जाएगा। ठीक है, सपोज मैं इसको अलग से ड्रॉ कर देता हूं। अगर ऐसे ड्रॉ करूं तो क्या बोला? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो एक एंगल ये हो जाएगा, एक एंगल ये हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल मेरा क्या है? 4, और ये एंगल मेरा क्या है? 6। तो एंगल 4 एंड एंगल 6। दूसरा क्या हो जाएगा मेरा? ये एंड दीज टू, ये दोनों मेरा एंगल क्या है? ये 3 है, ये 5 है। तो ये क्या हो जाएगा? एंगल 3 एंड एंगल 5। समझ में आया? तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो नोमेनकल्चर है एंगल्स का, उसको हमें याद रखना है कि किस एंगल को क्या बोलते हैं, एंड विल सी द रिलेशन बिटवीन दीज एंगल्स। ठीक है, अभी तक हमें किसका रिलेशन पता है? कि रिलेशन हमें किसका पता है? जस्ट एक सिंगल, अगर इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, सिंपली पी एल एन का इंटरसेक्शन की बात करें तो हमें अभी तक हमने क्या देखा कि 1 विल बी इक्वल्स टू 4, क्योंकि हमने देखा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। 2 विल बी इक्वल्स टू 3, ये हमें पहले से पता है। दूसरा हमने क्या देखा था कि 1 प्लस 2 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली 2 प्लस 4 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमने जो कंडीशन इधर देखा था,
दैट कंडीशन इज स्टिल ट्रू फॉर दिस ऑल्सो। ठीक है, ये सब जो हमने देखा था। तो आगे बढ़ते हैं कि अभी अभी हमने क्या देखा था कि ये डिफरेंट डिफरेंट इंटीरियर एंगल को हमने देखा था। अब जो है सो आपको कुछ बताना है कि ये जो पेयर है 1 और 2, ये इन सब में से कौन सा एंगल है। ठीक है, क्योंकि आप अगर एक बार में आप ये नाम याद नहीं रख सकते हैं तो दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट दिस फॉर रेफरेंस। तो नाउ ट्राई दीज क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि जस्ट वी आर आस्किंग द व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल 1 एंड एंगल 2। ठीक है, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 को हमने क्या बोला था। ठीक है, अगर ये दो एंगल है, इफ वन लाइन इज इंटरसेक्टिंग, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या हो जाएगा हमारा, दिस विल बी द, आप जरा सोचेंगे कि इस एंगल को क्या बोल सकते हैं, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा। क्या ये इंटीरियर एंगल है? नहीं है, क्योंकि इंटीरियर एंगल होता तो अंदर में होता। क्या ये एक्सटीरियर एंगल है? नहीं, क्योंकि एक इंटीरियर है और एक एक्सटीरियर है, तो इसको इंटीरियर और एक्सटीरियर भी नहीं बोल सकते हैं। क्या ये करेस्पॉन्डेंस एंगल है? ठीक है, करेस्पॉन्डेंस एंगल, यस, हमने क्या देखा था कि अगर दो एंगल को कट करता है तो 1 और 2, और इधर का ये एंगल और ये एंगल विल बी कंसीडर्ड एज द करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यस, इसका क्या आंसर हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, सिमिलरली 3 और 4 के बारे में देखते हैं। 3 और 4 के बारे में क्या बोले थे कि पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या ये करेक्ट है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल। ठीक है, तो ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब एंगल 5 और 6। ठीक है, एंगल 5 और 6 के बारे में हमने क्या देखा था, जस्ट सिंपली बताओ। एंगल 5 और 6, इसमें क्या देख रहे हैं कि सपोज ये लाइन है 2L and M। ठीक है, और इसको इंटरसेक्ट कर रहा है दिस P लाइन। तो ये एंगल क्या है, सिमिलरली ये एंगल, तो ये एंगल है ना, दीज टू एंगल्स। ठीक है, इसको जस्ट रोटेट कर दिया गया है। तो इस दो एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन पेयर ऑफ इंटीरियर्स एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो 5 6 इसमें आ जाएगा एंगल 5 और 6। ठीक है, तो ये जो एंगल मेरा 5 और 6 है, दैट्स इट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। करेक्ट। नेक्स्ट 7 8, 7 8 मेरा क्या है, 7 8 मेरा क्या हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे क्या है, P मेरा ट्रांसवर्सल है, L और M को अगर मैं ट्रांसवर्स कर रहा हूँ P से, तो 7 और 8 के साथ क्या रिलेशन हो जाएगा, दिस इज पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 7 and एंगल 8 विल बी द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, सिमिलरली एंगल 9 और 10 क्या हो जाएगा बताओ। एंगल 9 और 10, ये क्या है, एक तो पहले इंटीरियर एंगल है प्लस अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो इंटीरियर अल्टरनेट, ठीक है, तो दिस विल बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और 1 and 2 को क्या बोलेंगे बताओ, सॉरी 11 and 12 को क्या बोलते हैं, ये तो सबसे पहले बाहर का एंगल है, तो दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल, ये तो पहले तो हमें एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है। अब ये क्या है कि ये साथ में है ना, तो एक्सटीरियर कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ साथ है ना, 11 and 12, तो इसको क्या बोल सकते हैं, एक्सटीरियर कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। ठीक है, तो नाउ यू कैन आइडेंटिफाई इजिली कि किस एंगल को क्या बोलते हैं। अब इसके बीच का रिलेशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सपोज अभी तक हमने क्या देखा था कि ये एल एंड एम लाइन एक स्क्यू लाइन था। स्क्यू मींस कि दे कैन नॉट, दे वर नॉट अ पैरेलल लाइन। मींस अभी दो लाइन पैरेलल कब होता है, जब व्हेन दीज टू लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एक डिफिनीशन ये है। दूसरा डिफिनीशन ये है कि इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ऑलवेज अगर इनफाइनाइट टाइम तक भी ले जाए, इनफाइनाइट भी एक्सटेंड करे, तो डिस्टेंस हमेशा दोनों के बीच का सेम रहे। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस अगर सेम रहेगा तो दोनों लाइन किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इफ दोज टू लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, करेक्ट। तो L and M इज अ पैरेलल लाइन, L and M इज पैरेलल लाइन। ठीक है, अब ये क्या है, T इज इंटरसेक्शन लाइन। ठीक है, T क्या कर रहा है, ट्रांसवर्स लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है।
अभी तक हमने क्या देखा था इस सब केस में, जो इधर देखा था एल एंड एम, कुछ भी लाइन हो सकता है, दिस इज एल दिस इज एम, ठीक है। बट अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि एल एंड एम, दीज एल एंड एम आर पैरेलल लाइंस, ठीक है, करेक्ट। तो पैरेलल लाइन समझ में आ गया क्या होता है, और एल एंड एम इज पैरेलल लाइंस एंड टी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो इस केस में भी क्या होगा कि सेम एंगल फॉर्म होगा ना, दीज एंगल विल बी फॉर्म, ठीक है, एंगल विल बी सेम, बस वैल्यू अलग होगा बट द एंगल विल बी सेम, जो कि हमने उधर देखा था, पूरा देखा था ना, कि कैसे कैसे इंटीरियर एंगल क्या क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, सेम सेम दीज थिंग्स we have seen earlier ना, these relation are still correct, ठीक है। इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल पेयर ऑफ ये, अगर एंगल का नंबर, बस यू हैव टू चेक द नंबर ऑफ एंगल्स, ठीक है, कि एंगल का नंबर अलग अलग है कि सेम है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या देखेंगे, आप इजिली नाउ यू कैन आइडेंटिफाई व्हिच इज द इंटीरियर एक्सटीरियर पेयर ऑफ करस्पॉन्डेंस एंगल, ये सब आप लोग इजिली देख पाएंगे। इस वीडियो में, मतलब सॉरी, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि इज देयर एनी रिलेशन, जैसे कि अभी हमने क्या देखा था कि अगर ये दो लाइन है तो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल, दीज टू आर विल बी इक्वल ना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने क्या देखा था कि दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल, दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल ना, ये हमने देखा था। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो एंगल क्या होगा, ये T एंड L का इंटरसेक्शन है, तो एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 1, ठीक है। तो एक एक करके मैं कंक्लूजन लिखता हूं, आप लोग उसको नोट करते जाएंगे। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1, ठीक है। एंड क्या हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, ठीक है। ये मैं ऐसा नहीं है कि दिस इज इंटीरियर एंगल, नहीं, ये मैं जस्ट आपको रेफरेंस के लिए रखा था, दीज आर, कि ये सब एंगल यहाँ भी वैलिड है जो नोमेनकल्चर है। अब आप लोग देख लेना कि 5 क्या है, 1 क्या है, 3 क्या है, 7 क्या है, अगर कुछ ऐसा एंगल का आप नेम कर सकते हैं तो दैट विल बी, यू कैन नेम दैट, ठीक है। बट मैं यहाँ पे आपको कंडीशन बता रहा हूँ कि कौन सा एंगल इक्वल होगा, कौन सा एंगल का सम 180 डिग्री होगा, किसका सम 90 डिग्री होगा, दिस इज द कंक्लूजन, ठीक है। सिमिलरली इस केस में हम लोग क्या देख सकते हैं, क्या क्या इक्वल होगा, 6 एंड 2 इक्वल होगा ना, एंगल 6 विल बी इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, क्यों, क्योंकि ये दो लाइन का इंटरसेक्शन का अपोजिट एंगल है, ये हमने देखा था वर्टिकली अपोजिट, 4 8 विल बी इक्वल 6 2, बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, ठीक है। अभी तक हमने ट्रांसवर्स के कंसेप्ट में एंट्री ही नहीं मारा है, ठीक है। अब आते हैं ट्रांसवर्स के कंसेप्ट में। तो ट्रांसवर्स जो हमारा, जो ये पेयर ऑफ करेस्पॉन्डेंस एंगल था, लेट मी रेड कलर, ठीक है, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अभी मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल हमारा क्या था, 5 6, तो ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है, 5 एंड 6 विल बी इक्वल, तो क्या लिखेंगे, एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 6। और क्या होगा, जो जो करेस्पॉन्डेंस एंगल था 7 एंड 8, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल 7 विल बी इक्वल टू एंगल 8, अभी मैं रिलेशन बता रहा हूँ, ठीक है। 3 एंड 4 ऑल्सो ना, तो एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4, सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो ये चार जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, किस केस में, ट्रांसवर्स के केस में, if a transverse line is intersecting two parallel lines then the corresponding angle will be equal, ठीक है। तो वो कैसा कैसा होगा, एंगल 5 एंड 6, अगर करेस्पॉन्डेंस एंगल का बस आप नोमेनकल्चर कुछ भी दे सकते हैं, बट बेस्ड ऑन दिस नंबर्स, द एंगल नंबर्स, वी कैन से 5 इज इक्वल टू 6, 7 इज इक्वल टू 8 एंड 3 इज इक्वल टू 4 एंड 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमने करेस्पॉन्डेंस एंगल के बारे में देखा। नाउ विल चेंज द कलर। नाउ हम लोग बात करते हैं पेयर ऑफ दिस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारा क्या है, 3 एंड 8, ठीक है। तो दीज टू विल बी ऑल्सो इक्वल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 8, ये इंटीरियर एंगल के बारे में, ठीक है। एंड क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। ये जो हमारा पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था, दिस विल बी इक्वल, समझ में आया ना, कि पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा, करेक्ट। इसके अलावा एक्सटीरियर एंगल पे हम लोग बात नहीं करते हैं, ठीक है। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड पे बात करते हैं, ठीक है। ये जो है सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड क्या है, 1 एंड 8, तो क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 8 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। दूसरा मेरा जो है सो क्या है, एंगल 3 एंड 6 है, एंगल 3 प्लस एंगल 6 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है।
तो ये जो आपका स्लाइड है, दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल का वैल्यू इक्वल होगा, कौन से दो एंगल का सम जो है सो 180 डिग्री होगा। अब अगर पेयर ऑफ, कोई किसी ने पूछ लिया कि द पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, आपने सबके बारे में तो डिस्कस किया, बट ये जो पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल है उसके बारे में क्या है। तो पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या था, बताओ। अल्टरनेट एक्सटीरियर हमारा ये जो था 5 और 2 था ना, ये हमारा क्या था, एंगल 5 कॉमा एंगल 2 ये था। तो अब हम देख रहे हैं कि क्या एंगल 5 और 2 के बीच में कोई रिलेशन है क्या। कैसे हम लोग निकाल सकते हैं कि सी एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 1, ठीक है, करेक्ट। एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 1। अभी हमने क्या सीखा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1। क्यों, क्योंकि दीज आर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। नाउ अब 1 के साथ देखते हैं, 1 और 2, 1 और 2 मेरा क्या है, करस्पॉन्डेंस एंगल है, ठीक है। तो 1 और 2 विल बी इक्वल, क्या हो जाएगा, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। ये कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डेंस एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। 1 और 2 ये हमने कहीं देखा करस्पॉन्डिंग एंगल है क्या। करस्पॉन्डेंस एंगल हमने क्या देखा था, 5 6, ठीक है, 7 8, 3 4, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो ये एंगल भी हमारा इक्वल है, जो कि हमने देखा था करस्पॉन्डेंस एंगल। तो अगर 5 1 के इक्वल है और 1 2 के इक्वल है, तो व्हाट वी कैन से कि दीज टू विल बी आल्सो इक्वल, एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। तो जो हमारा एक्सटीरियर एंगल था, एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली एंगल 7 विल बी इक्वल टू एंगल 4। तो ये सब जो भी आपका एंगल का रिलेशन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू मेमोराइज दीज थिंग्स एंड अंडरस्टैंड हाउ दीज एंगल्स आर नोमेनकल्चर्ड एंड व्हाट इज द वैल्यू। वैल्यू तो नहीं पता, बट हाउ वी कैन रिलेट ईच अदर, ठीक है। एक एंगल का वैल्यू अगर पता है तो हाउ वी कैन फाइंड और रीच टू द कंक्लूजन टू द वैल्यू ऑफ अनदर एंगल, ठीक है। इस बेसिस पे चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सपोज टू लाइंस अगर इक्वल है, इफ एल एंड एम लाइंस आर इक्वल, ठीक है, मीन सॉरी, एल एम एल दीज टू आर पैरेलल्स, ठीक है, टी इज अ ट्रांसवर्स लाइन। तो हमने क्या देखा था कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है दैट विल बी इक्वल। तो इफ एक जो एक इंटीरियर एंगल ये 60 डिग्री है, तो दूसरा एंगल एक्स क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। ये हमने पढ़ा था अभी इधर कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारा इक्वल होता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, ए इज पैरेलल टू बी, दीज टू लाइंस आर पैरेलल ए एंड बी। और जो हमारा ट्रांसवर्स लाइन है वो ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, सी। और ये देखो ये y और 55 में क्या रिलेशन है, दिस इज ऑल्सो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो दीज टू विल बी इक्वल, क्यों, क्योंकि दीज आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। लिख देता हूं मैं, दैट मीन्स कि जो y का वैल्यू होगा दीज टू विल बी इक्वल, मीन्स y इज इक्वल टू 55 डिग्री। सिमिलरली अब इसके बीच में आते हैं। अब ये क्या है, L एंड टू लाइंस है सिंपली, और T ट्रांसवर्स लाइन है। तो 1 और 2 क्या है, 1 और 2 इज अल्टरनेट, सॉरी इंटरनी इंटीरियर क्या एंगल, अल्टरनेट। तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल होगा, इज दिस टू इक्वल, ठीक है, नो। क्यों, क्योंकि these two are will be equal in case of only जब हमारा L1 एंड L2 are parallel। क्यों इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं since L1 is not parallel, ठीक है, is not parallel to L2, that means कि ये जो इक्वल है एंगल है, दिस टू एंगल विल बी नॉट बी इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, these two L and M are parallel lines, ठीक है, और T is a transverse। तो ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, सेम साइड का, इसका सम हमने क्या देखा था, सम विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो 60 डिग्री प्लस सपोज Z दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो Z मेरा क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू 180 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो Z का वैल्यू कितना हो गया मेरा, 120। ये क्या है, L and M are parallel, yes, T is a transverse, तो these two correspondence will be equal, तो x is equals to 120 डिग्री,
ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि these two are parallel lines, L and M are parallel lines, P and Q are parallel lines, ठीक है। तो अब फाइंड ए बी सी डी, कैसे फाइंड कर सकते हैं? सी, ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं सेम साइड का, तो इस दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा, a इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, a का वैल्यू हमने निकाल लिया 120 डिग्री, करेक्ट। नाउ अब क्या देख रहे हैं, a एंड b। अब a और b पे फोकस करते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ लाइन है ना, ठीक है, ठीक है। तो ए मेरा क्या है, दिस इज ए, ठीक है। अब बी मेरा क्या है, ये। तो ये क्या है, अल्टरनेट, क्या कुछ ऐसा, ये ए और बी के बीच में हमने कुछ रिलेशन देखा था क्या, ए और बी के बीच में इस तरह का, कि अगर दो लाइन को सिंपली अगर मैं मानूं कि एल एंड एम आर पैरेलल, ठीक है, और क्यू उसको ट्रांसवर्स कर रहा है, ठीक है। तो ए और बी के बीच में कोई रिलेशन था क्या? अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि ए जो है सो इस एंगल के इक्वल होगा, बी क्या होगा, इसके नीचे वाले एंगल के इक्वल होगा। ए और बी के बीच में हमने कुछ रिलेशन नहीं पढ़ा था ना, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा था तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे रिलेट कर सकते हैं? सपोज ये एंगल मेरा क्या है, ये एंगल अगर ये मेरा जेड है, तो हमने क्या बोला था कि ए विल बी इक्वल टू जेड, करेक्ट। एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल जेड, ये तो होगा, ये हमने करस्पॉन्डेंस एंगल से देखा था। और इस लाइन पे हमने क्या देखा था कि दीज आर कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल ऑफ एम लाइन। तो जेड प्लस बी, क्या क्या लिख सकते हैं, एंगल जेड प्लस एंगल बी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा कंडीशन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने देखा था क्या, कहीं नहीं देखा था तो आप देख लें। तो अब ए और बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ए का वैल्यू हमने कितना निकाला था, 120 डिग्री, प्लस एंगल बी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसीलिए एंगल बी विल बी 60 डिग्री। तो बी का वैल्यू कितना निकल गया, 60 डिग्री। नाउ ये एंगल बी एंड सी आर अल्टरनेट एंगल है ना, बी एंड सी आर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ए भी निकाल लिया, बी भी निकाल लिया, सी भी निकाल लिया। अब डी के बारे में देखते हैं, डी में क्या देख लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी क्या है मेरा, 60 डिग्री, ठीक है, प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल डी विल बी इक्वल टू 180 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। सी, हमने सारा वैल्यू निकाला, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो दो अगर पैरेलल लाइन है तो हम लोग कैसे डिफाइन कर पाएंगे, अगर दो लाइन है, सपोज दीज टू लाइंस आर देयर, तो हम लोग क्या करेंगे कि कैसे डिसाइड करेंगे कि दीज टू लाइंस आर पैरेलल। एक तो हमारे पास क्या है आइडिया, कि मैं क्या करूं, हमेशा इस लाइन के बीच का डिफरेंस चेक करूं, अगर डिस्टेंस दोनों के बीच का हमेशा इक्वल है तो दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। और हम लोग के पास क्या है कि तीन ऑप्शंस हैं। E when a transversal line cut two lines such that pair of corresponding angles are equal, ठीक है। हमने क्या सीखा था कि अगर दो पैरेलल लाइन है, इसको कोई तीसरा लाइन ट्रांसवर्स लाइन कट कर रहा है, सपोज T, तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल है, जो भी करस्पॉन्डेंस एंगल है, आइदर दिस एंड दिस, दीज आर इक्वल, तो हम लोग क्या क्या बोलेंगे, दीज टू लाइंस आर पैरेलल। और दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है कि इफ ट्रांसवर्सल लाइन कट्स टू लाइन, अगर इस दोनों लाइन को गए, ये दोनों पैरेलल लाइन है, और अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल क्या है, ये और ये, ठीक है, दीज टू विल बी इक्वल, अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, मींस सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, तो एंगल 1 शुड बी इक्वल टू एंगल 2, और एंगल 3 शुड बी इक्वल टू एंगल 4, ऐसा जो हमने कंडीशन देखा था वो कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, सपोज दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4, दिस इज एंगल 5, दिस इज एंगल 6, तो इसके लिए क्या कंडीशन है, एंगल 3 शुड बी इक्वल टू एंगल 6, और एंगल 4 शुड बी इक्वल टू एंगल 5, ठीक है।
तीसरा क्या हम लोग देख सकते हैं कि वेन ट्रांसवर्सल लाइन कट टू पेयर ऑफ इंटीरियर, ठीक है। क्या सीखा था हमने कि दीज टू का जो सम होगा, सपोज दिस इज एक्स डिग्री, दिस इज वाई डिग्री, तो क्या होना चाहिए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। और ये अगर जेड है और ये एम है तो क्या होना चाहिए, जेड प्लस एम शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। देन ऑल्सो वी कैन से कि ये जो टू लाइंस है, दीज टू लाइंस आर पैरेलल। तीन कंडीशन जो हमने देखा जस्ट उसका रिवर्स वे है। तो इस बेसिस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं कि वेदर दीज टू लाइंस आर पैरेलल और नॉट। तो अभी हमने क्या देखा था कि दीज टू अल्टरनेट एंगल्स ना, अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि L इज पैरेलल टू M, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। अब इस केस में हम लोग क्या देखें, इस केस में क्या पैरेलल है क्या, तो इस दोनों एंगल के बीच में डू यू हैव एनी रिलेशन, नहीं है ना। बट हमारा क्या रिलेशन है कि इफ टू लाइंस आर कटिंग ईच अदर तो दीज टू लाइंस विल बी इक्वल, एंगल्स विल बी इक्वल। तो ये वाला जो हमारा एंगल होगा दिस विल बी इक्वल टू 130 डिग्री, ये हमने सीखा था, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ अब हमें ये दो इंटीरियर एंगल है ना, इस दोनों का सम अगर 180 डिग्री हो जाएगा देन दीज टू लाइन विल बी पैरेलल। तो क्या कैसे सम करेंगे, 50 प्लस 130 दैट इज इक्वल टू 180। यस, L इज इक्वल टू, L इज पैरेलल ऑफ L M, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या कंडीशन दिया है कि इफ L इज पैरेलल टू M, यहाँ हमने बता दिया कि L M पैरेलल है। तो L अगर M, इफ L एंड M आर पैरेलल देन ये जो इंटीरियर करस्पॉन्डेंस एंगल है इसका सम कितना हो जाएगा सेम साइड का, दिस विल बी 180 डिग्री। तो 70 डिग्री प्लस x दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1110 डिग्री, ठीक है, x वैल्यू। तो हमने देखा जो ये एग्जांपल था, यस दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑफ लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है, पैरेलल लाइंस। तो आई होप कि जितने भी कंसेप्ट हमने अभी डिस्कस किया वो आपको समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार और देखिए वीडियो को और ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन द एक्सरसाइज, ठीक है। 5.1 5.2 पे जितने भी क्वेश्चंस हैं आई होप कि नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व बेस्ड ऑन दीज कंसेप्ट, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। जो हमारा एक्सरसाइज होगा 5.1 और 5.2 उसके लिए टू डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस होंगे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। So thank you for watching this video, and if you like this video or if you have learned something new from this video then subscribe to e-learning from Bihar. Let's learn and grow together. Thank you. Bye bye.